हाय गाइस। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। हमारे चैनल ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। तो आज एक नए टॉपिक से आज की शुरुआत करते हैं। तो वैसे मैंने आपके काफ़ी टॉपिक करा दिए हैं, कोई एक या दो चार टॉपिक रह गए हैं जो कि मैं आने वाले कुछ ही दिनों में कम्प्लीटली करा दूंगा। फिर आपकी बायोलॉजी है वो समाप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद देखते हैं फिजिक्स कराते हैं या केमिस्ट्री कराते हैं या फिर कौन सा सब्जेक्ट उठाते हैं वो हम डिसाइड कर लेंगे। तो पहले जो कुछ टॉपिक रह गए उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हार्मोन और ग्रंथियाँ। तो हम आपको ग्रंथियों के बारे में बताएंगे और हार्मोन के बारे में बताएंगे। तो और ग्रंथियों के बारे में अच्छे से आपको बता देंगे। तो चलिए दोस्तों पहले हम आपको बताते हैं। देखो जो ग्रंथियाँ होती हैं मनुष्य में कई प्रकार की होती हैं और एक से एक बड़ी भी ग्रंथि होती है, एक से एक छोटी ग्रंथियाँ भी होती है। और सभी ग्रंथियों से या तो हार्मोन का स्राव होता है या फिर होता है एंजाइम का स्राव। इसी तरीके से किसी न किसी एक का स्राव जरूर होता है। तो देखिए मैं आपको पहले ग्रंथियाँ पढ़ाऊंगा, फिर उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन पढ़ाऊंगा। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता देता हूँ। देखिए जो हार्मोन होते हैं ब्रो सभी प्रोटीन नहीं होते लेकिन कुछ होते हैं। उसी तरह जो एंजाइम होते हैं वो सभी प्रोटीन होते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सभी हार्मोन प्रोटीन नहीं होते लेकिन सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। तो दोस्तों हार्मोन और ग्रंथियों को लिखते हैं। तो ग्लैंड एंड हार्मोन आज का हमारा टॉपिक है ये, ग्लैंड्स एंड हार्मोन, यानी कि ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन। ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सभी हार्मोन प्रोटीन नहीं होते लेकिन सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ये दो फैक्ट हैं, पहले मैं इन्हें लिखा देता हूं फिर इसके बाद सभी हार्मोन प्रोटीन नहीं होते हैं सभी हार्मोन प्रोटीन नहीं होते लेकिन सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम अब मैं आपको बता देता हूं। पहला जो हार्मोन प्रोटीन था जो कि लैब में संश्लेषित किया गया था उसका नाम क्या और किसने किया था। तो लैब में संश्लेषित किया गया पहला हार्मोन प्रोटीन, लैब में संश्लेषित किया जाने वाला पहला हार्मोन प्रोटीन इंसुलिन था। इंसुलिन और यह बनाया था यानी कि जो संश्लेषित किया था वो किया था वेटिंग वेस्ट नाम के एक वैज्ञानिक ने। दो वैज्ञानिक थे, एक था वेटिंग और एक वेस्ट करके। तो इन्होंने इसे संश्लेषित किया था। तो अब चर्चा कर लेते हैं ग्रंथियों पे। पहले मैं आपको ग्रंथियां बताऊंगा, फिर प्रत्येक ग्रंथि के हिसाब से उसके क्रमानुसार
मैं आपको उसके हार्मोन बताते चलूँगा, और उन हार्मोन के जो प्रयोग होते हैं, किसका क्या कार्य होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, ग्रंथियों को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि और एक होता है बहुस्रावी ग्रंथि। पहले मैं इस तरह लिखा देता हूँ आपको, फिर ग्रंथियाँ लिखाऊंगा। देखिए ग्रंथियां, इन्हें किस प्रकार दो भागों में बांटा गया है। देखिए, एक होती है हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि, और एक होती है बहिस्रावी ग्रंथि। इस प्रकार आप थोड़ा बता देते हैं। देखो, जो अंतःस्रावी ग्रंथि हैं वो हार्मोन का स्राव करती हैं, और जो बहिस्रावी ग्रंथि है वो एंजाइम का स्राव करती हैं। तो यह हार्मोन का स्राव करती है। अच्छा, और जो बहिस्रावी होती हैं ये एंजाइम का स्राव करती हैं। यह करती है एंजाइम, जैसा कि मैंने आपको लिखा दिया। तो अब चर्चा कर लेते हैं, जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो कौन कौन सी होती हैं, और जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है वो कौन कौन सी होती है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जो ज़्यादातर रिकॉर्ड देखा गया है और ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं हमारे अंतःस्रावी ग्रंथि से, और जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है उनका बहुत ही एक ना के बराबर नाम आता है, एक ना के बराबर ही पूछी जाती हैं। लेकिन मैं आपको पहले अंतःस्रावी ग्रंथि लिखा देता हूँ, क्योंकि इनके सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं, और ज़्यादातर आपको मैं लिखाऊंगा तब आपको पता पड़ेगा कि ये ग्रंथि होती है जो काफ़ी एक जाने पहचाने वाले अंगों से जुड़ी होती हैं। जैसे कि एक होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, आपने नाम सुना होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। अब मैं आपको हर ग्रंथि के अनुसार उसकी मैं आपको स्थिति बताता चलूंगा, ये कहाँ पे पाई जाती है, और हार्मोन तो चलो मैं इसके बाद में बताऊंगा और ग्रंथि के साथ साथ, लेकिन पहले मैं आपको स्थिति बताता चलूंगा। देखो, पीयूष ग्रंथि होती है हमारे मस्तिष्क में, इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, और यह शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। अगली होती है हमारी थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, इसे थायराइड ग्रंथि हिंदी में भी थायराइड ग्रंथि ही कहते हैं। इसके बाद आती है हमारी पैराथायराइड ग्रंथि, ग्लैंड। उसके बाद अगले आती है हमारी थाइमस ग्लैंड, फिर एक होती है हमारी, देखो अब बताते हैं थायराइड ग्रंथि। जो थायराइड ग्रंथि होती है ये हमारे गले में होती है। मैं आपको इसकी हिंदी भी लिखा चलूंगा, चलो। ग्रंथि यह हमारे गले में होती है। जो पैराथायराइड होती है यह भी गले में ही होती है। तो अब बात करते हैं थाइमस ग्लैंड की। देखो, थाइमस जो ग्रंथि होती है वो हमारी चेस्ट में होती है, यानी कि जो हमारा सीना होता है यहां पे होती है थाइमस। ग्रंथि अब थोड़ा बता देते हैं हम
एक होती है हमारे एड्रीनल ग्लैंड, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि। इसके नाम से आपको पता पड़ गया होगा अधिवृक्क, यानी वृक्क आ रहा है तो वृक्क का मतलब यह है ये हमारे वृक्क में पाई जाती है। वृक्क यानी किडनी, गुर्दा, जो कि हम एक इन्हें काफी नामों से जानते हैं, उनमें पाई जाती है। तो एड्रीनल ग्लैंड, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि। अच्छा, एक और होती है, तो वो होती है हमारी पेनियन ग्लैंड, जिसे हम जैविक ग्रंथि के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे मस्तिष्क में ही पाई जाती है। पेनियल ग्लैंड, इसे हम जैविक ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, और यह ग्रंथि भी हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो पीयूष ग्रंथि होती है वह भी मस्तिष्क में पाई जाती है, लेकिन उसकी मैं आपको लोकेशन बताता हूँ। चलो वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, हालांकि शॉर्टली बताऊं तो वो हमारे हाइपोथैलेमस में पाई जाती है। और जो पीनियल ग्लैंड होती है, ये हमारे मस्तिष्क के बगल साइड में पाई जाती है। चलिए आप थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हम पीयूष ग्रंथि पे, इसके बारे में क्या फैक्ट बनते हैं। देखिए, ग्रंथि, तो देखिए इससे क्या फैक्ट बनता है। पहला तो यही बनता है, यह शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। यह सबसे छोटी ग्रंथि है। अच्छा, एक फैक्ट ये बन गया। अगला फैक्ट क्या बनता है, चलो सबसे छोटी ग्रंथि जब हमारी पीयूष ग्रंथि है, तो बात तो ये भी बता देनी चाहिए कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। सबसे छोटी ये तो सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है हमारी यकृत, जो कि मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूं। यकृत को हम काफी नामों से जानते हैं। लीवर होता है हमारा, कलेजा होता है, और यकृत होता है, और एक और नाम से और जानते हैं, जैसे कि लीवर, जिगर, हाँ जिगर के नाम से और जानते हैं, काफी नामों से जानते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि। अगर पूछा है सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, तो वो होती है हमारी अग्नाशय। देखिए, अब थोड़ा मैं आपको पीयूष ग्रंथि के बारे में और बता देता हूं। देखो, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इससे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अच्छा, और अगला पॉइंट मैं इसको आपकी लोकेशन बता दूं। देखो, मैंने आपको यानी मस्तिष्क पढ़ाया था। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया था, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो हमारा जो अग्र मस्तिष्क होता है उसे भी मैंने आपको 2 भागों में बांटा था। एक होता है हमारा सेरेब्रम और एक होता है डायनसेफलॉन करके। तो जो डायनसेफलॉन होता है उसके मैंने 2 भाग बताए थे, थैलमस और हाइपोथैलेमस। तो जो हाइपोथैलेमस होता है, जो कि हमारे अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, और वो उसमें पाई जाती है। तो इसकी स्थिति बताता हूं, यानी लोकेशन इसकी। तो इसकी स्थिति होती है हाइपोथैलेमस। जैसा कि आपको पता होगा, यह किसका भाग है, मस्तिष्क का भाग है। और इसके बाद मैं आपको लिखाऊंगा, जो कि हमारी, पहले तो हमने पीयूष ग्रंथि के बारे में बता दिया आपको। अब मैं आपको बताऊंगा कि इससे स्रावित होने वाले हार्मोन कौन कौन से होते हैं। हालांकि काफी हार्मोन स्राव होते हैं, उनका मैं आपको कार्य बताऊंगा और उसके नाम भी बताऊंगा। चलिए, उससे पहले मैं इसको मिटा देता हूं। अच्छा, तो अब हम आपको बताने वाले हैं
जो पीयूष ग्रंथि होती है उससे कौन कौन से हार्मोन का स्राव होता है? ग्रंथि से हार्मोन स्राव होने वाले। दो देखिए, मैं उनके नाम के अनुसार और कार्य के अनुसार आपको बताऊंगा। देखो, पहला हार्मोन होता है FSH, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पहला हार्मोन होता है ना फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, पहला हार्मोन होता है ये हमारा, और इसका कार्य भी मैं आपको बताऊंगा। स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो देखिए, इसे अगर शॉर्ट में कहा जाए तो FSH के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको बता देता हूं इधर इसका जो कार्य होता है क्या होता है। यह मादा में अंडाणु, जो अंडाशय होता है, जो मादा होता है उसमें अंडाणु का निर्माण करता है। मादा में अंडाणु पैदा करता है। अच्छा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा होता है हमारा हार्मोन, एक होता है ल्यूटनाइजिंग हार्मोन। इसे LH हार्मोन के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट में बोल दें तो LH करके, LH हार्मोन। अब मैं इसका कार्य बता दूं तो यह क्या करता है, यह गर्भाशय के दौरान अंडाणुओं का पैदा करता है। जैसे ये अंडाणु पैदा करता है, यह भी गर्भाशय के दौरान अंडाणु पैदा करता है। गर्भाशय के दौरान अंडाणु पैदा करता है। अब बात करते हैं हम, एक और हार्मोन होता है जैसे कि एक ACTH करके होता है। ACTH, अगर इसका फुल फॉर्म बताएं तो इसका फुल फॉर्म होता है एडिको कार्टिको स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एड्रीनो कार्टिको स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर इसे शॉर्ट में बोला जाए तो आप ऐसे बोल सकते हो ACTH, इस तरीके से। और तो इसका कार्य क्या होता है, इसका एड्रीनोकार्टिक हो, तो आपने देखा होगा एक एड्रिनल नाम की एक ग्रंथि होती है, जैसे हम अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से जानते हैं। एड्रिनल ग्रंथि, यह जो हार्मोन होता है ACTH, यानी कि एड्रीनोकार्टिको स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि हमारी एड्रिनल ग्रंथि को नियंत्रित करता है, नियंत्रित। अब बात करते हैं हमारा चौथे हार्मोन की। जो चौथा हार्मोन होता है वो होता है हमारा थायराइड हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब बात करते हैं इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं और इसका कार्य क्या होता है। इसे बोलते हैं
TSH, TSH हार्मोन। तो इसका कार्य क्या होता है, यह थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है, थायराइड ग्लैंड्स को नियंत्रित करता है। अच्छा, ये हमने आपको करा दिया। अब थोड़ा बता देते हैं आपको, एक पीएच करके एक हार्मोन होता है, पीएच यानी कि प्रोलैक्टाइन हार्मोन करके। तो उसका कार्य क्या होता है, वह माता में प्रसव के बाद दूध जो निकलता है उसका कार्य करता है, यानी दूध निकालने का कार्य करता है। जो जब एक महिला बच्चे को जन्म दे देती है, तब उस महिला के जो स्तन पर जो दूध निकलता है ना, तो वो निकालने का कार्य हमारा पीएच यानी कि प्रोलैक्टाइन हार्मोन करता है। अब प्रोलैक्ट यानी कि लैक्ट का मतलब ही दूध होता है। अगर लैक्टोज होता है तो दूध की जो शर्करा होती है उसे लैक्टोज कहते हैं। तो लैक्ट का मतलब होता है दूध। तो पांचवा हमारा प्रोलैक्टाइन हार्मोन। हार्मोन प्रोलैक्टाइन, इसे पीएच के नाम से जाना जाता है, पीएच हार्मोन। तो इसका हम आपको बता देते हैं, प्रसव के बाद माता में दूध का निकलना। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो एक माता बच्चे को जन्म दे देती है, तब उसके बाद उसके स्तन पे जो दूध निकलता है, तो वो इस हार्मोन के यानी पीएच हार्मोन के कारण ही संभव होता है। तो अब बताते हैं आपको अगला हार्मोन। तो अगला हार्मोन हम आपको बताते हैं, तो पीएच हमने करा दिया, तो एक और होता है हमारा, वो कुछ ऐसे करके होता है, ग्रोथ हार्मोन करके, जो आप नाम से इसके अंदाजा लगा सकते हो, ग्रोथ। जिसे जीएच हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो देखो, ग्रोथ हार्मोन है, तो इसी से आपको पूरा अंदाजा लग रहा होगा कि ग्रोथ यानी कि हाइट से संबंधित हार्मोन है। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर ये हार्मोन अधिक मात्रा में लिख रहे या फिर कम मात्रा में लिख रहे, तो दोनों ही कारण से नुकसानदायक होता है। किस तरीके से नुकसानदायक होता है ये मैं आपको बता रहा हूं। देखो, अगर वो अधिक लिख रहे तो चेहरा गोरिल्ला जैसा होता है, गोरिल्ला जैसा होता है। अगर ये कम लिख रहे तो बौनापन होता है, बौनापन। अच्छा, जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बताया ये ग्रोथ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो ग्रोथ यानी हाइट से ही संबंधित होता है। अगर ये बिल्कुल एक ना तो ज़्यादा और ना कम यानी कि एक बीच के रेशियो में निकलता है, तब ये हार्मोन प्रॉपर और अच्छी तरीके से कार्य करता है और अच्छा ही हमें रिजल्ट देता है। अब बात करते हैं सातवां हार्मोन। तो सातवां हार्मोन होता है हमारा एक ऑक्सीटोसिन करके। तो इसका कार्य क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। यह भी महिला से संबंधित होता है। जैसे कि मैंने आपको बता रहा, जो एक महिला जो बच्चे को जन्म देती है, उस अवस्था में महिला जब बच्चे को जन्म देती है, उस अवस्था में ये हार्मोन क्या करता है, जो उसके गर्भाशय की दीवारों को फैलाने का कार्य करता है। OH ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिसे हम OH हार्मोन के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको इसका कार्य बता देता हूं। तो इसका कार्य होता है गर्भाशय को प्रसव के दौरान एक मिनट इसे अच्छे से लिखा देता हूं मैं आपको। एक प्रसव के दौरान
गर्भाशय की दीवारों को फैलाने का कार्य करता है, को फैलाने का कार्य करता है, कार्य करता है। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास थी उसमें मैंने आपको काफ़ी हार्मोन बता दिए, फॉलिकल और एक हमारा एक LH होता है हार्मोन, ACTH होता है, TSH करके होता है, PH करके होता है, GH करके होता है और OH करके होता है। ज़्यादातर मैंने आपको सारे हार्मोन करा दिए, लेकिन अगर हम कल की क्लास में हमारी काफ़ी ग्रंथियाँ रह गई, जैसे कि थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, ऐसे काफ़ी ग्रंथि रह गए, उनसे भी हार्मोन निकलते हैं, उनके बारे में आपको कल बताऊंगा। तो आज की क्लास में इतना ही हम करा रहे हैं आपको, और उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा जिससे कि हमारी वीडियो को थोड़ा प्रमोट हो जाए और हमारे चैनल थोड़ा प्रमोट हो जाए। धन्यवाद।